नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द पीसीपीसी में। मैं शंकर कुमार निषाद पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताऊंगा। आज का टॉपिक है पुष्प की संरचना। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से भी आ जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो। कभी कभी इसका संरचना ही बनाने के लिए आपको आ जाएगा। तो एकदम फिक्स है कि मैट्रिक के एग्जाम में अगर आप इस बार अगर देने वाले हैं, अगर आपने इसको अगर पढ़ लिया तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी छूटने वाला नहीं है। इंटर का तो एग्जाम हो चुका है, लेकिन मैट्रिक का एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाली है। अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, उसकी संरचना पर। पुष्प आप आमतौर पर पुष्प को देखे ही होंगे। अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है तो बच्चे पुष्प के प्रति अभी ज्यादा आकर्षित है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले रोज डे, कुछ प्रपोज डे, तो बच्चों को रोज काफी पसंद आती है। और अगर आप बाग में गए होंगे तो तरह तरह के आपने पुष्प देखा होगा। और पुष्प की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। कोई पुष्प छोटा देखने को मिला होगा, कोई बड़ा देखने को मिला होगा आपको। कुछ ऐसे पुष्प देखे होंगे जो लाल रंग का होगा, कुछ पीला रंग का होगा, कुछ नीला रंग का होगा, कुछ उजला रंग का होगा। तो पुष्प का विभिन्न रंग है। और ये पुष्प का जो विभिन्न रंग है उसमें उपस्थित पिगमेंट के कारण ऐसा होता है। तो अब विभिन्न प्रकार के फूल को आपने देखा होगा, उस उसका जो सुगंध है वो काफी मनमोहक होता है। वो खास करके जो नवयुवक होते हैं या किसी भी प्रकार के जो उम्र वाले व्यक्ति होते हैं फूलों को काफी पसंद करते हैं। तो आइए मजे से हम लोग फूल के बारे में पढ़ते हैं। ये फ्लावर है, ये पुष्प है, ये पुष्प की संरचना है। और इस संरचना के बारे में अगर आप देखें तो इसमें कई प्रकार के आपको भाग नजर आ रहे होंगे। इन्हीं भागों के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पुष्प की मूल रूप से 4 ही भाग होगी। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि पुष्प में मुख्य कितने भाग होते हैं तो पुष्प की मुख्य 4 भाग होती है। 4 भाग। और ये जो 4 भाग होती है वो कुछ इस प्रकार की 4 भाग है। ये पुष्प की 4 भाग होती है। जो पहला भाग होता है वह बाह्य दल पुंज होता है। बाह्य दल पुंज होता है। दूसरा जो भाग होता है वह दलपुंज होता है। और जो तीसरा भाग होगा वह पुमांग होगा। और जो चौथा भाग होगा वह जयांग होगा। जयांग, या इसको हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। स्त्री केसर भी कहते हैं। तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 ही भाग। ऐसे 4 भाग के अलावा भी कुछ भाग है, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग है।
तो ये जो दो भाग आपको देखने को मिलेगा, जो पुमंग है और ये जो जायांग है, ये जरूरी अंग होते हैं, ये जरूरी अंग होते हैं, जरूरी अंग है। और जो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है, ये सहायक अंग होते हैं, सहायक होते हैं, ये सहायक अंग, ये सहायता करते हैं। जैसे ये आपको जो कलरफुल आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये वाली, यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में मदद करता है। और वही आपको जो हरा हरा जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ, यह चूंकि हरा है, तो आपको एक बात जानकारी होगी कि पौधा का वह प्रत्येक भाग जो हरा होता है, उसमें पर्ण हरित पाया जाता है। और जब उसमें पर्ण हरित होगा, तो वह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। अक्सर बच्चों में एक बात दिमाग में रहती है कि पौधे भोजन बनाते हैं, लेकिन अपने किस अंग से बनाते हैं? तो फट से ना जवाब दे दिया कि पत्तियों से बनाते। लेकिन पत्तियों के अलावे पौधा का वो सब अंग जो हरा होता है और जो प्रकाश के संपर्क में होता है, भूमि के नीचे नहीं, प्रकाश के संपर्क में मतलब भूमि के ऊपर, वो सब भोजन बनाने में सक्षम है, जिसमें क्लोरोफिल हो। तो ये हरा रंग की जो आपको दिखाई दे रही है पट्टी, नीचे वाली भी और ये वाली, तो ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। और साथ ही जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, तो उस समय वह तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सूरज की जो तेज प्रकाश आती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उसको जो है क्या करती है, उसको ढक के रखती है। देखा होगा आपने कभी फूल को, अगर आपके दरवाजे पर अगर होगा, अगर गुलाब का अगर पौधा, अक्सर दरवाजे पर गुलाब का पौधा या गेंदा का पौधा होता है, उसमें जब फूल खिलेंगे तो पहले वो कली अवस्था में होता है और कुछ दिनों तक रहता है। ऐसा नहीं कि अचानक वो खिल जाता, कुछ दिनों तक रहेगा और वो धीरे 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 फूलेगा। इसका मतलब कि वो कली जो है वातावरण से एक संपर्क साध रही है, उसके अनुकूल हो रही है, तब जाकर वो धीरे 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 जो है खिल जाती है और डायरेक्ट जो है सूरज के प्रकाश में उगा जाती है। अगर वो डायरेक्ट फूल जाएगी तो सूरज के प्रकाश तेज, उसमें जो गर्मी होती है उसको फूल की कलिका को जला दे। ऐसा आपने देखा भी होगा कभी कभी कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो पौधे के कुछ भाग मोड़ जाते हैं, वो जल जाते हैं, क्योंकि उस तेज गर्मी है और उतना टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाएगा। तो सेम प्रोसेसिंग यहाँ भी है, इसीलिए सहायक अंग है। आपसे क्वेश्चन अगर कर दे कि पुष्प में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं, तो बाह्य दलपुंज सहायक होता है और दलपुंज भी सहायक है। ये दलपुंज क्या करता है, कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि पर परागण की क्रिया हो सके, तो परागण में वो भाग ले लिया। और बाह्य दलपुंज क्या करता है, तो कलिका अवस्था में इसको ढक के रखता है। ये दोनों सहायक अंग। चलिए देखते हैं कि पुष्प में कौन कौन से मुख्य भाग है, उसका क्या कार्य है और कहाँ कहाँ वो है। तो पुष्प की ये जो आप डंठलनुमा जो रचना आप देख रहे हैं, ये वाली संरचना, इसका नाम है पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। वृंत का मतलब होता है डंठल, डंठलनुमा रचना। तो पुष्प का वह भाग जो पुष्पीय अक्ष से जुड़ा रहता है, अगर आप देखेंगे तो पौधा का जो डंठल होगा, जो डंठल होगा कुछ इस कलर का, जो डंठल होगा ऐसा, इसी डंठल के ऊपर पुष्प होता है, इसी के ऊपर होता है, इसी डंठल के ऊपर पुष्प होता है। ये आप देख लीजिए, इसी डंठल के ऊपर। तो पुष्प ये जहां ये जुड़ा हुआ है, ये जहां जुड़ा हुआ है, ये जहां जुड़ा हुआ है उसको, ये जो जहां अटैच है, तो ये पुष्प का एक एक्सिस है जहां वो जुड़ा हुआ है। तो पुष्प वृंत इस डंठी से जुड़ा हुआ रहता है।
तो पुष्प का वह भाग जो डंठल से जुड़ा हुआ है, मतलब तना से जुड़ा हुआ है, और इसका ऊपर का भाग जो थोड़ा सा फूला हुआ है, देख रहे हैं यहाँ फूला हुआ है, ये जो पार्ट है वो फूला हुआ है। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो रचना है वो पुष्प का पुष्प वृंत कहलाएगा। यानी कि पुष्प का वह भाग जो डंठा नुमा होता है उसको पुष्प वृंत कहते हैं। अब पुष्प वृंत ऊपर की ओर, नीचे की ओर तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है तो ये एक स्वेलिंग में आ जाता है, मतलब फूल जाता है। ये जो फूला हुआ भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये जो फूला हुआ जो भाग आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प आसन। अगर इसको संधि विच्छेद आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुष्प जोड़ आसन। मतलब वह आसन जहां पुष्प का सब भाग, कौन कौन भाग, तो बाह्य दल पुंज, पुमांग और जयांग जुड़ा हुआ है, उसी का नाम होगा पुष्पासन। इसका सिंपल परिभाषा है, पुष्प का वह भाग जहां पुष्प के सभी मुख भाग जुड़े होते हैं उसको पुष्पासन कहते हैं। सिंपल है। आप ऐसे इसको संधि विच्छेद भी कर सकते हैं कि पुष्पासन क्या है, तो पुष्प जो रासन, यानी कि पुष्प के सभी भाग जहां जुड़े हुए हैं उसी को पुष्पासन कहते हैं। अब ये पुष्प पर जुड़ा हुआ कितने भाग है, तो 4 भाग। और ये एक और बात जान जाना है कि पुष्प में पूछेगा कि कितना चक्र होता है, पुष्प में कितने चक्र होते हैं, चक्र, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पुष्प में मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं, तो 4 चक्र होते हैं। अब ये चक्र क्या है, ये पहला चक्र आपको देखने को मिलेगा, फिर इसी में दूसरा चक्र देखने को मिलेगा, तीसरा चक्र और चौथा चक्र देखने को मिलेगा। तो ये चक्र तब दिखाई देता है जब आप किसी पुष्प को ऊपर से देखेंगे ऐसे कर, तो आपको गोल गोल नजर आएगा, ऐसा गोल गोल। चाहे गुलाब के पौधा देखे, कनैल का पुष्प देखे, गेंदा का पुष्प देखे, कोई भी देखेंगे तो उसका जितना भी भाग है सब चक्र में नजर आएगा, ऐसा 1 चक्र 2 चक्र 3 चक्र ऐसा चक्र में नजर आएगा। तो आपसे अगर सवाल भी कर दे कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं, कितने होल्स होते हैं, तो 4 चक्र होते हैं। वो चारों चक्र का नाम क्या है, तो बाह्य दल पुंज, पुमांग और जयांग। अब ये पुष्पासन है, तो पुष्पासन पर निकलने वाला पहला चक्र कौन सा होगा, तो ये जो आप हरा रंग की जो पट्टी आप देख रहे हैं वो किसी भी फूल में आपको देखने को मिलेगा। आप गुलाब का फूल देखे, आप गेंदा का फूल देखे, अब कोई भी फूल देखिएगा उस पर जो कलिका अवस्था रहेगा तो सबसे पहले हरा रंग की पट्टी रहती है। लेकिन सब में नहीं होता, कुछ ऐसे भी है जिसमें हरा रंग की पट्टी नहीं होगी। जैसे आप प्याज का फूल देखिएगा, उसमें हरा रंग की नहीं होगी, जैसा प्याज का फूल हो वैसा ही उसकी पट्टी हो। सब में नहीं होती, कुछ में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो अधिकांश अधिकांश पुष्प होते हैं उसमें हरा रंग की ही पट्टी होती है। ये जो हरे रंग की पट्टी आपको देखने को मिलेगी, ये जो हरा रंग की पट्टी है, ये वाली, ये जो हरा रंग की पट्टी है, इसकी संख्या अभी 5 होता है। इसमें तो 2 ही आपको देखने को मिलेगा, एक इधर एक इधर। क्योंकि ये कटा हुआ है पार्ट, ये टीएस पार्ट है, ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है, कटा हुआ है, इसीलिए इसमें 2 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रथम जो चक्र है इसका नाम है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, ये बाह्य दल पुंज है, ये बाह्य दल पुंज है। अब इसका परिभाषा क्या देंगे आप, तो पुष्पासन पर निकलने वाला प्रथम चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं। कितना आसान, ये पुष्पासन है ना, इस पर पहला बार जो निकलेगा भाग उसको बोलेंगे पुष्पासन। यह हरी पत्ती के समान रचना होता है और इसका मुख्य काम क्या है, तो यह प्रकाश संश्लेषण में बहुत आसान है। बाह्य दल पुंज क्या है, तो पुष्पासन पर निकलने वाला प्रथम चक्र को बाह्य दल पुंज कहते हैं, जो हरी पत्ती के समान रचना होती है और इसका मुख्य काम क्या है, तो यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है।
अब आप देखेंगे कि किसी भी फूल में जब प्रथम चक्र जब खुलता है तो दूसरा चक्र निकलता है, तो दूसरा चक्र में आप देखेंगे तो वो रंगीन भाग होगा। तो कौन सा भाग होगा? तो वो रंगीन भाग आपको देखने को मिलेगा। वो रंगीन भाग देखने को मिलेगा, ये वाली, ये रंगीन भाग है, इसको बोलते हैं दल पुंज। ये हमेशा रंगीन होगा, दल पुंज, दल पुंज। ये रंगीन हमेशा होता है, रंगीन। अब रंगीन कहने का मतलब केवल लाल नहीं होगा, लाल होगा, पीला होगा, यह नीला हो सकता है, सफेद हो सकता है ना, नारंगी रंग का हो सकता है। इसका कलर कई प्रकार के हो सकता है। अब देखेंगे बाग में अब जाएंगे तो विभिन्न रंग का फूल देखने को मिलेगा। तो वह क्या है? पुष्पासन पर निकलने वाला दूसरा चक्र है, याद रखना है। प्रथम चक्र में कौन सा भाग हो गया? तो बाह्य दलपुंज हो गया। दूसरा चक्र में कौन सा भाग निकला है? तो दलपुंज निकला है। ध्यान रखना है आप। अब इसका परिभाषा भी सिंपल है कि पुष्पासन पर निकलने वाला दूसरा चक्र क्या कहलाएगा? तो दलपुंज कहलाएगा। यह रंगीन पत्तियों के समान रचना हो। यह हरी पत्ती के समान रचना था, ये रंगीन पत्ती के समान रचना है। इसी को हम पेटल और इसके नीचे वाले को सेपल कहते हैं। इसको अंकुड़ी और पंखुड़ी भी कहेंगे। तो नीचे वाला अंखड़ी है और ऊपर वाला पंखुड़ी है। चूंकि इसकी संख्या देख लीजिए, गिन के 1 2 3 इसमें दिखाई दे रहा है, 2 छुपा हुआ है क्योंकि कटा हुआ है। तो इसमें एक का कितना नाम होगा? एक भाग का नाम, तो एक भाग का नाम पंखड़ी। और इसका बाह्य दलपुंज, इसकी भी संख्या 2 है, तो इसमें को क्या कहेंगे? तो इसको अंकुड़ी बोलेंगे। ये अंकुड़ी और ऊपर वाले क्या है? पंखुड़ी। ध्यान रखना। अब पुष्पासन पर निकलने वाला तीसरा चक्र को देखेंगे। तो देखिए तीसरा चक्र कहाँ आपको नजर आएगा? ये तीसरा चक्र आपको देखने को मिलेगा, ये वाली येलो कलर की जो है ना, ये है आपका तीसरा चक्र, ये वाली। यहां से लेके ये जो रचना आपको देखने को मिल रही है, ये है तीसरी चक्र। इसको बोलेंगे पुमांग, पुमांग बोलते हैं इसको। यह पुष्प का जो है ना नर भाग होता है, पुरुष होता है। और इसकी भी संख्या आप देखिएगा तो बहुत सारा है। देखिए इधर से, इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो ये भी 6 संख्या में हो गया। इसका भी संख्या बहुसंख्यक है। तो इसमें एक भाग का नाम क्या होगा? तो एक भाग का नाम होगा पुंकेसर। एगो, इसको बोलेंगे पुंकेसर। एक भाग का नाम रहेगा पुंकेसर, एक भाग का नाम पुंकेसर। अब पूरा समूह का नाम क्या है? तो पुमांग है। तो ज्यादातर जो है नीचे क्लास में, जो 10th क्लास है या उसके नीचे क्लास है, उसमें पुंकेसर ही दिया हुआ रहता है, पुमांग नहीं रहता है, ज्यादातर में नहीं रहता है। लेकिन जैसे ऊपर क्लास में आप आएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहां आपको पुमांग देखने को मिलेगा। तो पुष्पासन पर निकलने वाला क्या चक्र? तीसरा चक्र। तीसरा चक्र का नाम क्या है? पुमांग। अब आपसे सवाल यही कर देगा कि बताइए पुष्प के नर भाग को क्या कहते? तो पुमांग कहते। और नहीं पुमांग रहेगा ऑप्शन में तो रहेगा पुंकेसर। पुंकेसर लगा दीजिए, यह सवाल को बदल भी देगा। पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। तो किसे कहते हैं? नर भाग को कहते हैं कि मादा भाग को कहते हैं? ऐसा आपसे सवाल कर दे तो आप दोनों तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अब तीसरी बात समझ गए। अब आगे देखते हैं। पुष्पासन पर निकलने वाला चौथा भाग जो ये बहुत बड़ा जो बीच वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये कहलाती है जयांग। जयांग है ये भी समूह में। हालांकि यहाँ आपको सिंगल देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप गुड़हल का पुष्प देखेंगे, जो देवी देवता पर खास करके चढ़ाया जाता है, जो लाल लाल वाली होती है, अड़हुल का फूल जिसको बोलते हैं, उसमें देखिएगा ना तो ऊपर से 5 गो रहता है निकला हुआ, सबसे ऊपर वाला 5 गो भाग। 5 जो भाग है वो समूह में रहता है। तो वो जो 5 वाली जो भाग है वो पूरे समूह का नाम क्या रखा है? जयांग। और यह जो है मादा भाग है,
मादा, ये मादा। और इसके एक भाग को बोलेंगे स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से एक शब्द लगा हुआ है स्त्री, तो स्त्री से ही जान जाइएगा कि स्त्री भाग है। पुंकेसर और स्त्री केसर, एक भाग रहेगा पुंकेसर, एक भाग रहेगा तो स्त्री केसर। लेकिन समूह की बात आएगी तो इसका नाम रहेगा जयांग, समूह की बात आएगी तो इसका नाम रहेगा पुमांग। अगर सिंगल है तो किताब में जो है 10वां क्लास में वो सिंगले भाग का नाम दिया हुआ, या तो स्त्री केसर रहेगा नहीं तो पुंकेसर रहेगा। अगर ऊपर क्लास में जाएंगे तो वहां जयांग हो जाएगा, पुमंग, नाम बदल जाता है थोड़ा सा। तो आप देखिए कि पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, तो 4 भाग, यही 4 भाग है। प्रथम भाग बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग दलपुंज, तीसरा भाग पुमंग और चौथा भाग जयांग। इतना आसान है। आपसे सवाल अगर कर दे कि एक पुष्प की संरचना में मुख्य कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज पुमंग जयांग। आसानी से याद हो गया होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहां पुमंग और जयांग एक एक पुष्प में रहेगा, देख रहे हैं आप, ये सब जो है नौड़ है, ये भी नौड़ है, और नौड़ के बीच में जो है क्या है, मादा है। यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें नौरो है और मादा दोनों है, तो ऐसे पुष्प को हम बोलेंगे द्विलिंगी, द्विलिंगी बोलेंगे इसको, द्विलिंगी। सिंपल हो गया कि द्विलिंगी किसे कहेंगे, तो जिसमें दोनों लिंग होगा, नर भी होगा और मादा भी होगा, उसको बोलेंगे द्विलिंगी। अब आपसे सवाल कर देगा कि एक लिंगी क्या है, एक लिंगी, एक लिंगी, तो यहाँ परिचय से लगल है एक, तो एक मतलब क्या, या तो जयांग नहीं तो उमंग, दोनों में से कोई एक को रहेगा पुष्प में, एकलौता। तो ऐसे पुष्प वाला को बोलेंगे एक लिंगी। पौधा भी एक लिंगी द्विलिंगी होता है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे अगर कर दे कि द्विलिंगी पौधा, तो द्विलिंगी पौधा कहने का मतलब ऐसा पौधा जिसमें दोनों लिंग है। तो पुष्प में भी एक लिंगी द्विलिंगी है और पौधा में भी एक लिंगी द्विलिंगी है। जैसे आप शरीर को ले लीजिए, जंतु को देखिए, जैसे मनुष्य, तो हमारे शरीर में कितना लिंग होगा, एक लिंग। हम पुरुष है तो पुरुष वाला लिंग होगा, नर जनन तंत्र हमारे अंदर है। अगर कोई महिला अगर है तो उसमें एक रहेगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो जाएंगे। वैसा नहीं कि शंकर और पार्वती का एक मिलन हो जाए और अर्धनारीश्वर में एक साइड दिखाई देगा पार्वती और एक साइड शंकर, तो उसमें आपको दिखाएगा दोनों एक ही शरीर में, नहीं एक एक नहीं, अलग अलग शरीर में। ऐसा नहीं कि मेरा नाम शंकर है तो समझ लीजिए गड़बड़ कि मेरे शरीर में कहीं पार्वती तो नहीं ना समाया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसमें मेल अलग है और फीमेल अलग अलग। तो शरीर में भी होता है एक लिंगी द्विलिंगी। चेहरा आपने देखा हो, केचुआ, उसके शरीर लंबा है, तो उसमें दोनों लिंग है, आधा शरीर में नर आधा शरीर में मादा रहता है, एक के शरीर में दोनों है, तो केचुआ द्विलिंगी पड़ा है। उसी प्रकार से आपको जोंक देखने को मिलेगा। तो कई ऐसा शरीर है, आपने कभी अगर मक्का का पौधा अगर देखा होगा, तो मक्का के बीच में देखिएगा तो मोचा ले ले रहता है। तो जहां मोचा लिए वो रहता है, बाल टाइप का, जहां बाल आ रहा है, वो मादा भाग है, वो मादा शरीर हुआ उसका। और सबसे ऊपर देखिएगा तो फूल रहे निकला हुआ, तो फूल जो ऊपर रहता है ऐसा निकला हुआ, वो नर शरीर है। तो एक वो शरीर में दोनों है कि नहीं, नर भी है और मादा भी है, तो पौधा द्विलिंगी है। लेकिन ऊपर जो फूल देख रहे हैं आप, वो फूल एक लिंगी होगा, मक्का का पुष्प एक लिंगी होता है, और अड़हुल का फूल आप देखेंगे तो द्विलिंगी होगा। तो फूल में भी एक लिंगी द्विलिंगी है और शरीर में भी एक लिंगी, दो अलग अलग केस है। इसको आप समझ लीजिएगा कि जिसमें नर और मादा एक के शरीर में रहेगा उसको बोलेंगे द्विलिंगी जीव। अगर पुष्प की अगर बात कर दिया तो द्विलिंगी पुष्प। अब यहाँ देखिए, ये पीला वाला भाग है वो स्त्री भाग है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो
पुरुष भाग है। तो पुष्प में एक जो है नर और मादा पाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या? द्विलिंगी पुष्प। अगर पौधा में होता तो उसको बोलते हैं द्विलिंगी पौधा। तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग है, समझ लेना है आप। अब यह खास क्या भाग है कि जो जायांग जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाली, यानी कि जो स्त्री केसर है, इसमें 3 भाग होते हैं। तो ये जो जायांग आप देख रहे हैं, इस जायांग का भाग पूछ देगा, या स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, ऐसा सवाल बहुत बार पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, ये जान लेंगे। तो जान जाएगी स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितना भाग होता है? 3 भाग आपको देखने को मिले। ये जो आपको स्त्री केसर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें 3 भाग है। अब कौन कौन भाग है इसको थोड़ा सा देखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर जो फूला हुआ रचना है, ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, एस्टिग्मा इसको बोलते हैं। एस्टिग्मा जो सबसे ऊपर फूला हुआ है, गुंडी जैसी रचना। और एस्टिग्मा के नीचे यहां से लेके और यहां तक का जो भाग है, ये बीच वाला भाग, ये जो आपको बीच वाला भाग देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे वर्तिका। वर्तिका, थोड़ा सा ही अंतर है वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो वर्तिकाग्र के नीचे वाला जो भाग है उसको बोलेंगे क्या? वर्तिका। और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ जो संरचना आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, इसी को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय। तो आपने देख लिया कि ये जो जायांग है, इसमें 3 भाग आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों भाग है स्त्री केसर, स्त्री केसर का। ये बार बार सवाल करता है कि स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। कभी कभी ऐसा ही सवाल कर देगा कि वर्तिकाग्र भाग है किसका? तो स्त्री केसर का। कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। अब इस अंडाशय के अंदर में आप देखेंगे, जो अंडाशय वाली जो रचना है, इसके अंदर जो ये गोल गोल रचना आपको जो देखने को मिल रही है, ये वाली, ये अंड है। ये जो है अंड है। अब ये सवाल आपको कर देगा कि बताइए अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? तो अंड पाया जाता है। ये भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि अंडाशय के अंदर क्या होता है? तो अंड होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको पुमांग की भी संरचना आपसे पूछेगा। पुमांग की संरचना, पेन का कलर, ये जो आप पुमांग आप देख रहे हैं, ये पुमांग जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ब्लैक कलर की आपको जो दिखाई दे रही है यहां से, ये वाली, ये है आपका पुमांग। इसमें 2 ही रचना होती है पुमांग। ये सबसे ऊपर जो ये आपको देखने को जो मिल रहा है, ये वाली रचना, ये इसको बोलते हैं पराग, पराग कोश। ये पराग कोश है ना? कोश का मतलब घर होता है। कोश मतलब क्या होगा? घर। ये एक ऐसा घर है कि इसके अंदर में ना गोल गोल ऐसा रचना आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा है ना, इसके अंदर में ऐसा गोल। अगर आप कभी सरसों का भी पौधा लगा हुआ है खेत में, पूरा खेत लग रहा है एकदम पीला पीला हो गया है, तो आप जाके कभी सरसों खेत में जब दौड़ेंगे तो आपके शरीर के ऊपर पीला पीला जो है ना पाउडर झड़ जाए। तो पाउडर कुछ और नहीं है, पराग है। ये देख रहे हैं जीवन, पराग। कोश, वह घर जिसमें पराग हो। पराग मतलब पराग कण हो, पॉलन हो, इसको पराग कण, इसको हटा देंगे कोश में से,
को हटा दे, को और स तो बच जाएगा पराग कण। ये ध्यान रखना है आप। तो जो पराग है कहाँ पाया जाए, तो पराग कोश के अंदर। ये भी सवाल कर देता है, इसके अंदर में पराग कण होता है, पराग कण, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर देगा कि परागकण कहाँ पाया जाता है, तो पराग कोश के अंदर। ये क्वेश्चन आता है हर हाल। तो पराग कोश एक भाग हो गया, और दूसरा भाग हो गया क्या, तंतु। दूसरा भाग का नाम क्या है, तंतु। तो तंतु इसीलिए कि ये तंतुनुमा रचना है, फिलामेंट लाइक रचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तंतु है। और ये दोनों तंतु को जो जोड़ने वाली जो भाग है, ये वाली, ये जो देख रहे हैं जो एडजॉइनिंग पॉइंट है, संधि है, ये जो पॉइंट होगा जो इसको जोड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, योजी। योजी बोलेंगे इसको। ये भाग नहीं है, ये दोनों को जोड़ने वाला बिंदु है। ये आपसे सवाल कर देगा कि पराग कोश को तंतु से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, तो योजी कहते हैं। यह पुमांग का भाग नहीं है, लेकिन उसको जोड़ने वाला भाग है। तो इसके दो ही भाग हो गए। ये आपसे सवाल कर देगा कि पुमांग के कितने भाग, यानी कि पुंकेसर के कितने भाग, तो दो भाग। पुंकेसर, पुंकेसर के दो ही भाग, पराग कोश और तंतु। और इन दोनों को जोड़ने वाले को योजी। क्लियर हो गया। स्त्री केसर के कितने भाग, तो तीन भाग। वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, तो अंड होता है। और पुंकेसर में कितने भाग, तो दो भाग, परागकोश और तंतु। अब पूछेगा कि परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, पाउडर की तरह रचना होता है ना। यहाँ एक और सवाल जान ही लीजिए कि परागण क्या है। परागण अगर सवाल अगर पूछ दे कि परागण क्या है, ये बहुत आसान सवाल है। कि जैसे ही पराग कोश से पराग कण, ये वाला पराग कण अगर ये वर्तिकाग्र पर आ जाए, पराग कोश से पराग कण कहाँ जाए, वर्तिकाग्र पर आ जाए, तो इसी घटना का नाम क्या है, परागण है, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरह के होता है, एक स्वपरागण, एक पर परागण। तो स्वपरागण क्या है कि खुद के पुष्प के परागकण उसी के ऊपर आ जाए, खुद से, किसी की मदद से नहीं। स्व मतलब खुद से, इसका परागकण इसी पर आ गया, लेकिन बिना किसी सहायता से, इसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। अब पर परागण मतलब जो पर मतलब दूसरा होता है, किसी माध्यम से। तभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जो रंगीन भाग आपको देखने को मिला है, ये वाली भाग, ये जो रंगीन भाग है, वह कीट को अपनी ओर बुलाता है। अभी सरसों के फूल में बहुत सारा आपको मधुमक्खी देखने को मिलेगा, और उसके शरीर पर पीला 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 सटा हुआ रहता है। वो क्या करता है, एक फूल पर बैठता है, मकरंद चूसता है, और उस पर चूसा हो जाएगा तो दूसरा पर जाएगा, तीसरा पर जाएगा, उसी बीच में उसका परागकण उस पर झड़ जाता है, और एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह। तब परागकण को पहुंचाने वाला जल होगा, हवा होगा, कीट होगा, कुछ जंतु होता है। तो परागण कई माध्यम में होगा। तो माध्यम क्या क्या है, जल है, वायु है, कीट है ना, ये सब माध्यम बनेगा। पक्षी है। अगर परागकण, ये वाली जो परागकण है, वो वर्तिकाग्र पर मतलब यहाँ आने के लिए अगर वायु की सहायता से हुआ तो वायु परागण। अगर यही परागकण अगर किसी कीट की सहायता से अगर पहुंचता हो तो कीट परागण। पक्षी की सहायता से अगर पहुंचेगा तो पक्षी परागण। जंतु की सहायता से पहुंचेगा तो जंतु परागण। अगर जल की सहायता से पहुंच रहा है तो जल परागण, और स्वतः पहुंच रहा है तो स्व परागण। तो परागण बहुत सिंपल है कि पराग को से परागकण निकला और वर्तिकाग्र पर आया, परागण हो गया। परागण दो तरह, एक स्व परागण और एक पर परागण। तो आप समझ गए होंगे कि पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग होता है, उसका क्या क्या काम होता है। मैंने इसका एक पूरा विवरण आपके बीच में रख दिया है। मेरे समझ से अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर हम अगले वीडियो के साथ अगले दिन प्रस्तुत रहेंगे। आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि इस जो आप ये जो पॉइंट मैंने अभी जो आपके साथ वर्णन किया है, इसको आप खुद में मत रखिए,
ज्ञान चूंकि बांटने से बढ़ता, तो आप अगर देख लिए हैं, किसी प्रकार से आप देख लिए हो, सर्च मारते मारते देख लिए हो, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूं, ये चैनल भी बिल्कुल नया है, और आपकी मदद से, आपकी सहायता से बहुत अपग्रेड कर सकता है और कई बच्चों में यह ज्ञान जा सकता है। तो आप मदद करेंगे, क्योंकि गुरु जो है दक्षिणा में तो आप कुछ मांगता नहीं, एक ही है, एक लाइक दे दीजिए, एक कमेंट दे दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चा में भी ये पहुंच जाए। यही गुरु दक्षिणा होगी। आपसे अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।